friends, my name is Nupur. Welcome to my channel. Today we'll be talking about deduction under section 80 EEA. This deduction is regarding interest on loan taken for certain property and amendments as per budget 2020. So let's first talk about what are the prerequisites for claiming this deduction. First of all, ये deduction जो available है, ये सिर्फ individuals को available है. और डिडक्शन अवेलेबल है सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन पे, यानी कि आपने कोई बिजनेस लोन लिया हो, आपने सीसी उठाई हो या आपने कुछ और लोन लिया है, पर्सनल लोन लिया है, उस पर अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो वो ये डिडक्शन आपके लिए नहीं है. ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो हाउसिंग लोन पे इंटरेस्ट पे कर रहे हैं. लोन आपको लेना चाहिए कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से. जो लोन का पर्पस होना चाहिए वो होना चाहिए कोई भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को एक्वायर करना. मैक्सिमम रिडक्शन जो आपको इस रिडक्शन में जो इस रिडक्शन के अंदर आप क्लेम कर सकते हैं वो है 1,50,000 रुपीज. नाउ लेट्स सी कि क्या कंडीशंस हैं आपको इस रिडक्शन को क्लेम करने के लिए, और ये सारी ही कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए अगर आपको इस 80 EEA के अंदर बेनिफिट उठाना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट कंडीशन है कि लोन जो आपका सैंक्शन होना चाहिए वो फाइनेंशियल ईयर 2019 से 20 के बीच में ही होना चाहिए, यानी कि 1/4/2019 से 31/3/20 के बीच में ही आपका लोन आपको सैंक्शन हो जाना चाहिए. उसके पहले या उसके बाद अगर कोई भी आपको लोन आपने लिया है तो वो इस डिडक्शन के अंदर फॉल नहीं करेगा और आपको इसका बेनिफिट नहीं मिल पाएगा. जो आपकी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी की स्टैम्प ड्यूटी होनी चाहिए वो या तो 45 लाख होनी चाहिए और या तो उससे कम होनी चाहिए, उससे ऊपर नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज आप इस डिडक्शन का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे. असेसी जो होना चाहिए वो कोई और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं ओन करना चाहिए ऑन द डेट ऑफ लोन सैंक्शन, यानी कि जिस दिन लोन सैंक्शन हो रहा है उस दिन उसके पास कोई और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, वो किसी और रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी का ओनर नहीं होना चाहिए. ये इसलिए प्रोवाइड किया गया है ताकि हम एक इंडियंस को सबको एक राइट दे पाए, एक बेनिफिट दे पाए कि वो सारे लोग अपना खुद का एक घर ओन कर पाए. तो इसलिए ये कंडीशन लगाई गई है. एरिया लिमिट क्या होनी चाहिए, आपके जो हाउस प्रॉपर्टी है या जो यूनिट है आपका उसका एरिया लिमिट क्या होना चाहिए. अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में है तो उसका साइज 645 स्क्वायर फीट या 60 स्क्वायर मीटर से कम होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए. और अगर मेट्रोपॉलिटन सिटी के अलावा कोई और सिटी में है तो आपका जो साइज होना चाहिए वो 968 स्क्वायर फीट या 90 स्क्वायर फीट से कम या उसके बराबर होना चाहिए. तो ये चारों ही कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए अगर आपको 80 EEA का बेनिफिट उठाना है. तो कुछ और डाउट्स आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं लोगों के मन में इस डिडक्शन को लेके, तो आई विल ट्राई टू क्लियर ऑल दोस डाउट्स. अगर कोई और डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आई विल क्लियर दैट आल्सो. बाकी मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी कि मैं सारे डाउट्स इस डिडक्शन को लेके क्लियर कर दूं. तो पहला डाउट जो लोगों के मन में आता है वो ये आता है कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज कौन कौन सी हैं. तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज जो इस रिडक्शन के लिए अवेलेबल है वो है बैंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, फरीदाबाद, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई एंड नोएडा. इन सिटीज के अलावा जो और सिटीज होंगी वो अदर सिटीज में आएंगी और उनके लिए जो साइज ऑफ यूनिट है वो 968 स्क्वायर फीट या 90 स्क्वायर फीट से कम या उसके बराबर होना चाहिए. एक और डाउट मन में आता है कि रिडक्शन क्या होगी अगर प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है. तो क्या वो रिडक्शन सिर्फ तभी क्लेम कर सकते हैं अगर हमारी प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है. तो सेल्फ ऑक्यूपाइड की बात तो 80 EEA ने नहीं कही है, उसने बस ये कहा है कि आप डेट ऑफ लोन सैंक्शन पे किसी और प्रॉपर्टी का ओनर नहीं होना चाहिए आपको. तो सेक्शन 80 EEA does not specify that the property must be self occupied. This also allow buyers who are living in rented accommodations to claim reductions while also claiming HRA benefits under section 80 GG. तो अगर आप किसी रेंटेड अकोमोडेशन में भी रह रहे हैं और आपको एक प्रॉपर्टी ओन करनी है तो आप एक प्रॉपर्टी के पे लोन ले सकते हैं, रेंटेड अकोमोडेशन में रह सकते हैं और वहां लेके HRA का भी बेनिफिट ले सकते हैं, और जो आपने हाउस प्रॉपर्टी ली है उसके थ्रू आप इंटरेस्ट का बेनिफिट भी ले सकते हैं. तीसरा डाउट ये आता है कि क्या ये रिडक्शन तब भी अवेलेबल है कि अगर जॉइंट ओनर्स है प्रॉपर्टी में, और क्या दोनों जॉइंट ओनर्स को अवेलेबल है. तो इस केस में जॉइंट ओनर्स आर ऑल्सो अगर को बोरोवर्स है, यानी कि जो हमने आपने लोन लिया है उसमें को बोरोवर यानी कि हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को ऐड किया हुआ है और वो को बोरोवर्स है, तो दोनों ही अलग अलग 1.50 का रिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अंडर दिस सेक्शन, प्रोवाइडेड ऑल जो अदर कंडीशंस हैं वो सेटिस्फाई हो, यानी कि लोन सैंक्शन की डेट, स्टैम्प ड्यूटी ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी,
कोई और प्रॉपर्टी उनके नाम पे नहीं होनी चाहिए, और एरिया लिमिट ऑफ यूनिट। ओके, तो अगर ये सारी डिडक्शंस आपकी कंफर्म है, क्लियर है, तो जो को ओनर है वो भी 1.5 लाख मैक्सिमम तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अब आते हैं, देखते हैं कि क्या अमेंडमेंट आई थी फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए। अभी हमने देखा यहाँ पे कि लोन की जो सैंक्शन की डेट होनी चाहिए वो फाइनेंशियल ईयर 2019 और 20 के बीच में होनी चाहिए। जो बजट हमारा 2020 का आया था उसमें इस जो डेट है उसको एक्सटेंड करके अब फाइनेंशियल ईयर 2021 भी कर दिया गया है। यानी कि अगर आपके लोन की सैंक्शन की डेट 1/4/20 से 31/3/21 तक में भी फॉल करती है तो भी आप इस रिडक्शन का बेनिफिट उठा सकते हैं, और बाकी सारी कंडीशन सेम है। इट्स जस्ट दैट कि टाइम पीरियड ऑफ लोन सैंक्शन उन्होंने इंक्रीज कर दिया है। यानी कि जिन्होंने 1920 में हाउस नहीं ले पाए थे, लेकिन वो उन्होंने प्लानिंग करी थी 2021 में लेने की, और उन्होंने 2021 में लोन लिया है, और तब वो इस डिडक्शन का बेनिफिट उठा सकते हैं, और 80 EEA में मैक्सिमम 1.5 लाख डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। So I hope you like the video. So if you like the video, please press the like button. Also subscribe our channel for regular updates and press the bell icon button. Thank you.